नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी अच्छे से हो रही होगी, क्योंकि देख रहे हैं आप परिस्थितियाँ कितनी ज़्यादा बदल चुकी हैं। आपके लिए कंपटीशन का लेवल तो बढ़ ही रहा है, ऊपर से जो सरकार की नीतियाँ हैं वो भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं कही जा सकती हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रेलवे के निजीकरण की बात चल रही है, और उसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि कल रेलवे ने एक अनाउंसमेंट किया है जिसमें उसने ये बताया है कि वो कुछ ऐसी जॉब्स जो उन्होंने निकाली थी, जो पद निकाले थे, उन्हें वो फ्रीज़ कर रहे हैं। तो आप देखिए कि आपके लिए परिस्थितियां बहुत ही विपरीत बन चुकी हैं। ऐसे में मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है और चांसेस बहुत ही कम है। तो बस मेहनत करते रहिए और ऐसी मेहनत करिए कि आप किसी से कम ना रह जाएं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का जो सेशन है वो हमारा रिलेटेड है भारतीय संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाएं। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज का सेशन आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो कहता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है, अर्थात फंडामेंटल राइट माना गया है। जो राइट्स ऑफ एजुकेशन है वो फंडामेंटल राइट्स माना गया है। तो इसमें आपसे आर्टिकल पूछ रहे हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 21 का ए में। अनुच्छेद 21 के ए में, मतलब का भी आप इसे कह सकते हैं। इसमें जो मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के लिए माना गया है। ये बच्चों को शिक्षा देने का अधिकार से संबंधित है और ये पहले से भारतीय संविधान में नहीं था। जब भारतीय संविधान लागू किया गया तो मौलिक अधिकार तो उनमें तभी से थे, परंतु इसको बाद में जोड़ा गया। इसको जोड़ा गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग के नाम से इसे जाना जाता है। तो पूछ रहे हैं कि इसे किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारतीय संविधान में कहा गया है कि इसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अनुच्छेद 148 148 आर्टिकल जो है वो हमारा कैग से रिलेटेड है और कहते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको नियुक्त करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, तो चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? मतलब जो मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में शामिल हैं, उन्हें किस देश के संविधान से लिया गया है? साधारण भाषा में तो इन्हें लिया गया है रूस के संविधान से, यूएसएसआर भी पहले से कहा जाता था। इसको कहा जाता था पहले इसे पूर्व सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था, पर बाद में अब हम इसे वर्तमान में रूस के नाम से जाने जाते हैं। तो इसी से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं और ये मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन, क्योंकि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में पहले से शामिल नहीं थे तो इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में, वो भी किसकी सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसे शामिल किया गया था भारतीय संविधान में। तो पहले जब इन्हें शामिल किया गया था तब इनकी संख्या 10 थी, पर बाद में इनमें एक और जोड़ा गया और अब वर्तमान में इनकी संख्या 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति इस बात की पुष्टि कहाँ की गई है?
अनुच्छेद 53 के 2 में ये बात कही गई है, जो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा वो कौन होगा, वो राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति हमारी संसद का भाग होता है। जैसे संसद के 3 भाग होते हैं ना, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, उन्हीं में राष्ट्रपति भी शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है, कि वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। जब इसमें भी कुछ कंडीशंस दे रखी हैं कि किन कंडीशंस पे ये किया जा सकता है। फिर इसमें भी क्या है कि इसमें मंत्रिमंडल की लिखित सहमति बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी। जब मंत्रिमंडल की लिखित सहमति मिलेगी तभी राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है। कोर्ट की बात हो रही है तो वो कौन सा हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा न्यायाधीश कार्यरत हैं। इसका सही उत्तर है इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो न्यायाधीशों की संख्या है वो सबसे ज़्यादा है। और अगर हम बात करें 1866 में इसका गठन किया गया था। इसका जो अगर आप मुख्यालय देखेंगे तो वो तो इलाहाबाद में है, परंतु इसकी एक खंडपीठ भी है। इसकी एक खंडपीठ है जो कि कहाँ है, लखनऊ में। लखनऊ में इसकी एक खंडपीठ भी स्थित है। और ये है हमारा ऐसा न्यायालय, ऐसा उच्च न्यायालय जिसमें सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8 कहता है कि राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होते हैं उसमें कौन सी विधि अपनाई जाती है। चुनाव की यहाँ पर आपसे विधि पूछी जा रही है, वो भी राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होते हैं उनमें। तो राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। क्या प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाती है। क्या राष्ट्रपति को जनता चुनकर लाती है। नहीं, अप्रत्यक्ष प्रणाली। तो अप्रत्यक्ष तो होती है पर उसमें भी बहुत सारी कंडीशंस हैं। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान। आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान। इसमें जो मत दिए जाते हैं ना वो वरीयता क्रम में मत दिए जाते हैं। राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली होती है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली होती है। और अनुच्छेद 55 में आर्टिकल 55 में ये जो निर्वाचन की रीति है उसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। अब हो सकता है कि आपके लिए प्रश्न बहुत सरल हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ज़्यादा ही कठिन पढ़ लेते हैं और सरल चीज़ों को छोड़ देते हैं। तो वो सरल चीज़ें भी हमें आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में टफ़ ही पूछे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। टफ़ बहुत कम होते हैं, मॉडरेट प्रश्न ज़्यादा होते हैं और कुछ प्रश्न सरल भी होते हैं। तो हमें सरल भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि उन्हें हम छोड़ देंगे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति बने थे और ये लगभग 13 मई 1962 तक ये राष्ट्रपति पद पर बने रहे। तो मतलब 1950 से लेकर के 1962 तक राष्ट्रपति पद पर जो रहे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। कितनी अवधि तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहता है। क्या वो 5 वर्ष है या 6 वर्ष है या आजीवन, मतलब जब तक वो चाहे तब तक अपने पद पे बना रह सकता है। तो भारतीय संविधान में जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 56 के तहत, आर्टिकल 56 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। पद ग्रहण की तारीख से अगले 5 वर्ष तक जो राष्ट्रपति होगा वो कौन होगा, 5 वर्ष तक के लिए जो भी व्यक्ति चुना गया होगा वो होगा पद ग्रहण की तारीख से अगले 5 वर्ष तक। परंतु अगर वो चाहे तो इससे पहले भी अपने पद से इस्तीफा दे सकता है, त्यागपत्र दे सकता है। और वो त्यागपत्र किसे देगा, त्यागपत्र देगा उपराष्ट्रपति को।
राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकते हैं, और इसके साथ साथ राष्ट्रपति पर महाभियोग भी, एक महाभियोग की प्रक्रिया भी है अनुच्छेद 61 के अंतर्गत, जो आर्टिकल 61 है उसमें वर्णित की गई है ये महाभियोग की प्रक्रिया। इसके तहत भी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 11, संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो आपको जो वर्तमान में संख्या है वही बतानी है। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितनी है? 11 है, और इन्हें पहले इनकी संख्या 10 थी। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, परंतु तब इनकी संख्या 10 थी। फिर एक 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें, शिक्षा का अवसर दें, अनिवार्य शिक्षा का अवसर दें। ऐसा प्रावधान, ऐसा मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में, और अब वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी संख्या बढ़कर 11 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ? ये पूछ रहे हैं कि भारतीय संविधान किस दिन से लागू हुआ था। यहाँ आपसे हस्ताक्षरित नहीं पूछा गया है, यहाँ पूछा जा रहा है कि कब लागू हुआ। तो जो इसका सही उत्तर है वो है 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा भारतीय संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसे इस दिन लागू ना करके इसे 26 जनवरी को लागू करने के लिए तिथि निर्धारित की गई, क्योंकि 26 जनवरी को पहले हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते थे, परंतु हमारा जो भारत देश था वो 1947 में ही आज़ाद हो गया, और वो भी 15 अगस्त को। तो 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हो गया, ऐसी परिस्थिति में सबने कहा कि इस तिथि को हमें यादगार बनाना है, तो जो हम भारतीय संविधान है उसे हम 26 जनवरी को लागू करेंगे, ताकि वो हमारे लिए जो दिन है वो हमेशा यादगार बना रहे। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? अब तो खैर ये प्रश्न किया गया था होना चाहिए, क्योंकि अब ये जो अनुच्छेद के तहत विशेष राज्य का दर्जा है ये समाप्त कर दिया गया है। तो ये इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 370। भाई ये अनुच्छेद हटाया गया था ना अभी 2019 में, तो इसको हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को क्या बना दिया गया? संघ शासित प्रदेश। अब ये संघ शासित प्रदेश मतलब यूटी बन गया, और लद्दाख को इससे अलग कर दिया गया, और उसे भी एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया, और जम्मू कश्मीर को भी एक संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। और इसके साथ साथ 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर एक संघ शासित प्रदेश बन गया, और इसमें से जो अनुच्छेद 370 था उसको हटा दिया गया, जिसके द्वारा इसे विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 14, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निदेशक जो तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है, जिन्हें हम डीपीएसपी भी कहते हैं, और इनमें अनुच्छेद 36 से 51 में ये वर्णित किए गए हैं, और ये राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का आपसे कार्यकाल पूछा जा रहा है कि उनका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका सही उत्तर है उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। जब उनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाएगी वो स्वतः ही अपने पद से हट जाएंगे, फिर चाहे उनका कार्यकाल 1 महीने का हो, 5 साल का हो, या मतलब कितना भी, वो उनकी उम्र पर निर्धारित है कि 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक उनका कार्यकाल चलता रहेगा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रश्न संख्या 16, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन स्थितियों में कर सकता है?
वो कौन सी स्थितियां हैं? मैंने बताया ना कि कुछ स्थितियां होती हैं, कुछ परिस्थितियां होती हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। तो वो परिस्थितियां हैं युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। ये कंडीशंस हैं जब आप युद्ध होगा या कोई बाह्य आक्रमण होगा या सशस्त्र विद्रोह होगा, ऐसी परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। अनुच्छेद 352 के तहत, आर्टिकल 352 के तहत ये ऐसी उद्घोषणा की जा सकती है राष्ट्रीय आपातकाल की। आंतरिक अशांति के आधार पर भी भारत में इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रीय आपातकाल लगाया था, जिसे बिल्कुल गलत माना गया और भविष्य में कभी भी इस परिस्थिति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगाया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग की बात हो रही है यहाँ पर, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में 1 जनवरी 2015 में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। और पूछ रहे हैं कि इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो जो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वो ही नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। इससे पहले तक योजना आयोग चलता था, परंतु 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके श्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? जो संघ शासित प्रदेश होते हैं उनका प्रशासन कौन चलाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। एक प्रशासक जिसकी नियुक्ति कौन करता है? जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और वो ही जो प्रशासक नियुक्त किया जाता है वो ही इन संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 19, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो ये प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है केंद्र राज्य संबंध से। केंद्र राज्य संबंध से सरकारिया आयोग संबंधित है। कुछ समितियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वो क्यों बनी, उनका गठन क्यों हुआ, या कौन से आयोग किससे संबंधित हैं, ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इसका अलग से आपके लिए एक सेशन लेके आऊँगी, आशा करूँगी कि आपको वो अच्छा लगेगा, और उसमें मैं जितनी भी इस प्रकार की समितियाँ हैं उन्हें कवर करा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? पंचायतों के, यहाँ पंचायतों के जो ग्राम में पंचायतें होती हैं, पूछ रहे हैं कि उनके चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये निर्णय लेने का अधिकार क्या सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, या संसद को प्राप्त है, या चुनाव आयोग को? तो इसके लिए जो अधिकार प्राप्त है वो चुनाव आयोग को इसके लिए अधिकार प्राप्त है। चुनाव आयोग इससे संबंधित निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? अगर कोई विधेयक धन विधेयक है तो ये बात निश्चित कौन करेगा? तो इस बात को प्रमाणित करता है जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो लोकसभा के हेड होते हैं, वो ये निर्धारित करते हैं कि ये विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं। और धन विधेयक को अनुच्छेद 110 आर्टिकल 110 में इसको परिभाषित किया गया है, इसको एक्सप्लेन किया गया है अनुच्छेद 110 में। प्रश्न संख्या 22 कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? संविधान का अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 राज्य को क्या निर्देश देता है? तो हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 40 किसके अंतर्गत आता है। तो ये डीपीएसपी में आता है। कहाँ पर आता है? डीपीएसपी में आता है, क्योंकि 36 से 51 तक डीपीएसपी है, तो डीपीएसपी में ये आता है। और इसमें भी किसका वर्णन किया गया है? ग्राम पंचायतों के संगठन का, कि ग्राम पंचायतों का संगठन करे, ऐसा निर्देश राज्य देता है अनुच्छेद 40 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रश्न संख्या 23 है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पर पूछने का जो तात्पर्य है वो पहले न्यायाधीश आपसे पूछना चाह रहे हैं। तो पहले न्यायाधीश कौन थे ये आपको पता होगा, हीरालाल जे कानिया, एच.जे. कानिया भी इन्हें कहा जाता है। हीरालाल जे कानिया ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश थे।
इसके अलावा एम पतंजलि शास्त्री की अगर हम बात करें तो ये दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश एम पतंजलि शास्त्री जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 24, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या है। यहाँ आपसे राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पूछी जा रही है, तो इसका सही उत्तर है 250, 250। इसकी सही उत्तर है 250। अनुच्छेद 80 में आर्टिकल जो 80 है उसमें राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया, इसके गठन से संबंधित है और इसमें सदस्यों की जो संख्या है वो 250 निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 25, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन से अनुच्छेद के तहत की जा सकती है देश में, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 360, आर्टिकल 360। 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है, परंतु भारत में अभी तक ये स्थिति नहीं आई है। तो ये जो आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल, ये भारत में एक भी बार नहीं लगा है अभी तक। अगर आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाए कि क्या भारत में ये आपातकाल अभी तक लगा है, तो उत्तर होगा नहीं, ये आज तक भारत में नहीं लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। अब ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है, कैसे कि आपको अगर नहीं पता होगा कि कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल लोग हैं वो हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। निर्वाचित शब्द पर ध्यान दीजिएगा, निर्वाचित सदस्य मतलब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। जो राज्य हैं उनमें जो विधानसभाएं हैं उनके भी निर्वाचित सदस्य। तो ये इसकी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, किनकी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में। और निर्वाचित शब्द आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि निर्वाचित सदस्य ही जो लोकसभा और राज्यसभा के और विधानसभाओं के वो इसमें भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। ये प्रश्न आपसे पूछ रहे हैं कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो जो इसका सही उत्तर है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वो राज्य है जिसका भाषा के आधार पर सबसे पहले गठन हुआ था, क्योंकि ये अलग भाषाई लोग थे और ये अलग देश, अलग राज्य की लगातार मांग कर रहे थे। तो ऐसी परिस्थिति में जवाहरलाल नेहरू जी ने बिल्कुल मना कर दिया कि भाषा के आधार पर किसी राज्य का गठन नहीं होगा। तो पोट्टी श्री रामुलु जो आंध्र प्रदेश में थे वो अनशन पर बैठ गए, ऐसा आमरण अनशन कि जब तक मेरी बातें जो हैं, मेरी मांग, इनको पूरा नहीं किया जाएगा तब तक मैं कुछ भी अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। और फिर कुछ दिनों के बाद जब पोट्टी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई तब जनता फिर भड़क गई कि ऐसी परिस्थिति आ गई है, आप अभी भी अलग राज्य का गठन नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर आंध्र प्रदेश का एक भाषा के आधार पर 1 अक्टूबर 1953 में अलग राज्य के भाषा के आधार पर इसका अलग राज्य के रूप में गठन किया गया। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर इसका अलग राज्य के रूप में गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28, विधानसभा के वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होना अनिवार्य है। यहाँ विधानसभा की बात हो रही है, सबसे पहली चीज आप याद रखिएगा। तो पूछ रहे हैं कि एक वर्ष में कम से कम उनके कितने अधिवेशन होने चाहिए। तो एक वर्ष में इनके 2 अधिवेशन होने ही चाहिए, ये अनिवार्य है। अनिवार्य किया गया है कि एक वर्ष में इनके 2 अधिवेशन विधानसभा के होने ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 29, 73वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है। 73वां जो संविधान संशोधन है वो पूछ रहे हैं कि किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है वो पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से। और ये पंचायती राज का जो सपना था ना, ये महात्मा गांधी जी का सपना था। किसका? गांधी जी का सपना था, क्योंकि वो सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाहते थे। विकेंद्रीकरण मतलब कि उन्हें ये चीज़ पता थी कि केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में वो ये चाहते थे
कि जो भारत में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता नहीं दी जाए, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ में अगर सारी सत्ता दे दी जाएगी तो वो व्यक्ति निरंकुश हो जाएगा, फिर वो शासन को सही ढंग से नहीं चलाएगा। ऐसी परिस्थितियों में वो गांव-गांव तक अच्छा शासन लाना चाहते थे, सुशासन की उनकी मांग थी, इसीलिए वो पंचायती राज को बढ़ावा देते थे कि इसको अगर लाया जाएगा तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा और राज्यसभा के दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा के दो अधिवेशनों के बीच अधिकतम समय का अंतर पूछ रहे हैं, तो इसमें अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए। अधिकतम 6 माह का अंतर होना चाहिए इनके दोनों अधिवेशनों के मध्य। तो ये था आज का हमारा सेशन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और कोई भी डाउट्स अगर कुछ थोड़ी बहुत माइनर मिस्टेक हो जाती है तो मैं उसे ज़रूर क्लियर कर देती हूँ, बिकॉज़ मैं भी इंसान हूँ, थोड़ी बहुत गलतियाँ तो इंसानों से हो ही जाती हैं। तो आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बहुत बेहतर देने का प्रयास कर रही हूँ और आपका सहयोग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर बिल्कुल करते रहिए। नेरी स्टडी के साथ बने रहिए। थैंक यू।